Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. In the first article, हम हायर एजुकेशन कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे. देन हम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे. देन फॉरेक्स रिजीम जो है इंडिया की, इसे रीक्लासिफाई किया गया है आईएमएफ के द्वारा. वी गोना डिस्कस अबाउट दैट. एंड लास्ट में मेंटल हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे. आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को समझते हैं. देखिए, इंडिया की जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड है. जहां पे एक तरफ नॉन टेक्निकल हायर एजुकेशन के लिए यूजीसी है आपकी, टेक्निकल एजुकेशन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इनके लिए आपकी एआईसीटीई है, एंड देन एनसीटीई है आपके स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स को डेवलप करने के लिए टीचिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में. तो इस फ्रेगमेंटेड अप्रोच को हम अलाइन करना चाहते हैं अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ, और इसी वजह से इसमें कुछ चेंज लाने की बात हुई है कि भाई ये मल्टीपल रेगुलेटर्स जो है इनकी जगह पे एक सिंगल रेगुलेटर आए. ऑल्दो गवर्नमेंट ने इससे पहले भी इसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश की थी. अब इसमें क्या था, 2018 के बिल में यूजीसी को यहां पे रिप्लेस किया जा रहा था, बट जो इंजीनियरिंग और आपके टीचिंग इंस्टीट्यूट की जो स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करते हैं यूनिट्स, उनको एज इट इज रखा जा रहा था. अब जो आपके हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे कमेटी बनाई जा रही थी, उसको ये कहा गया था कि पावर है कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन जो उनकी बात ना माने उन्हें बंद कर सकता है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ये फंडिंग की पावर अपने हाथ में रखेगी. लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन हो रहा है तो इसे बंद कीजिए. अब हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर चार वर्टिकल्स को डेवलप करने की बात की गई थी, एंड इसी को अब हम फॉलो करेंगे. नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल होगी जो कि रेगुलेट करेगी इंस्टीट्यूट्स को. नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल होगी जो एक्रेडिशन से डील करेगी. हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल होगी जो फंडिंग से डील करेगी. जनरल एजुकेशन काउंसिल होगी जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को बिल्ड करेगी. तो लाइट बट टाइट एक फ्रेमवर्क यहां पे डेवलप करने की बात हुई. अब यहां पे एक सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी आपकी, उसके अंदर ये सारी चीजें मर्ज करके उसके अंडर चार ये वर्टिकल्स खोले जाएंगे, जिससे रेड टेपिज्म हम खत्म कर सके, आप ज्यादा ऑटोनॉमी दे सके इंस्टीट्यूशंस को, एंड सेल्फ गवर्निंग उनकी प्रमोट कर सके, क्वालिटी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एजुकेशनल सिस्टम में आप इंप्रूव कर सके. अब इसको भी लेके कुछ क्रिटिसिज्म आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक सिंगल अथॉरिटी सब कुछ कंट्रोल करेगी तो कहीं ना कहीं पावर एक के हाथ में आ जाएगी, एंड इससे ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल और ज्यादा इंक्रीज होगा, कम नहीं होगा. देन जो 2018 में हमारी प्रॉब्लम थी कि भाई आपने वेरियस स्टेक होल्डर्स जैसे स्टेट गवर्नमेंट, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड डिसएडवांटेजेस ग्रुप, इनको तो साथ आपने लिया नहीं. अब जब तक आप इन्हें साथ नहीं लोगे तो कैसे एक अच्छा फ्रेमवर्क डेवलप कर सकते हो, क्योंकि हर स्टेक होल्डर के अपने कुछ कंसर्न्स है, आपने उनको एड्रेस नहीं किया. अब इससे, क्योंकि एजुकेशन एक कंकरेंट रिस्क का सब्जेक्ट है, तो स्टेट एंड सेंटर दोनों ही इसमें आपके लेजिस्लेट कर सकते हैं, बट स्टेट इस बात को चैलेंज करेगी कि भाई आप यहां पे फेडरल स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, आप अपनी तरफ से सारा कुछ एजुकेशन सिस्टम में चेंज कर रहे हो. अब कहा जाता है कि भाई फंडिंग यहाँ पे यूजीसी पहले देती थी, अब अगर ग्रांट देगा तो कौन देगा, उसका डिसीजन कैसे होगा, और कहीं इसे पॉलिटिकल टूल की तरह यूज ना की जाए कि स्टेट्स को पनिश करने के लिए. तो ऑटोनॉमी वर्सेस कंट्रोल एक बड़ी बात आ जाती है कि भाई स्टेट्स को आप कह रहे हो कि भाई ऑटोनॉमी देंगे, बट रेड टेपिज्म बढ़ेगा तो इससे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइट आपका कंट्रोल इंक्रीज होगा, एंड ये कहीं ना कहीं आपकी यूनिवर्सिटीज को ओवर रेगुलेटेड बना देगा. तो अब करा क्या जा सकता है, यहाँ पे आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंश्योर कीजिए कि स्टेट का अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन हो, इसमें इंक्लूसिव कॉम्पोजिशन हो जहां पे आपके सभी स्टेक होल्डर्स को आप इन्वॉल्व करें. फंडिंग के मैकेनिज्म कैसे होगा, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, आप अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करो, बट ऑटोनॉमी को भी इग्नोर मत करो. साथ के साथ आप एक्रेडिशन जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको आप और बेटर कीजिए, एंड कोशिश कीजिए कि भाई यहां पर क्लियर सेपरेशन ऑफ लाइक आप ये कह सकते हो फंक्शंस हो, कि भाई ये चार वर्टिकल्स आपस में कहीं ना कहीं ओवरलैप ना करें. अगर आप ऐसा कर सकते हो तो बेटर रहेगा. देन कैपेसिटी बिल्डिंग, क्योंकि एकदम से इतने बड़े चेंजेस लाने हैं तो इट विल नॉट बी वेरी इजी, एंड पोस्ट रिफॉर्म टाइमली उन्हें रिव्यू किया जाए. तो अगर आप ऐसा करते हो तो एक बहुत अच्छा आप रिजल्ट दे सकते हो. नाउ द थिंग इज,
एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको क्या एक बार रिकंसिडर करने की सोच रहे हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? क्योंकि अभी एक प्ली फाइल की गई थी एंड इसमें यह कहा गया कि भाई एनजैक जो है वो पार्लियामेंट की विल है और पार्लियामेंट कहीं ना कहीं पीपल की विल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे जजेस को इस चीज को कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो 1993 से कोलिजियम सिस्टम स्टार्ट होता है जहां पर जजेस ही जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं। पहले 3 जजेस थे बट 1998 के थर्ड जज केस में इसे बढ़ाकर 5 जजेस कर दिए जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस इसको डिसाइड करेंगे। बट ये पूरा अपॉइंटमेंट सिस्टम एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं रहता बट ओपेसिटी बहुत ज्यादा होती है एंड इसमें कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है और कई बार फेवरेटिज्म के कारण इसे या नेपोटिज्म के कारण इसे क्रिटिसाइज किया जाता है। अब एनजैक लेके आए थे 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। अब क्या इसे रिवाइव किया जाएगा? एक्चुअल में इसमें 6 मेंबर्स की बॉडी रहेगी जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जजेस यानी आपके जुडिशरी के पास 3 मेंबर रहेंगे, एक लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन इसमें रहेंगे ताकि एक चेक एंड बैलेंस इसमें स्टैब्लिश करा जा सके। बट जुडिशरी ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो इस वजह से इसे स्ट्रक डाउन कर दिया। तो जुडिशरी ने इसे कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि जब स्ट्रक डाउन किया तो लोग कहते हैं कि ये जुडिशियल ओवररीच है। एनजेक जो पास किया गया था वो पार्लियामेंट में सभी हाउसेज में अनोनिमसली पास किया गया था और इसे स्ट्रक डाउन करना मतलब डेमोक्रेटिक लेजिटिमेट जो गवर्नमेंट है आप उसको चैलेंज कर रहे हैं एंड पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को ये चैलेंज करने के बराबर हुआ। अब क्योंकि कोलिजियम सिस्टम बहुत अच्छा तो नहीं है, एक मिस्ट्री है जिसमें किसको ये फेवरेट करते हैं, किसको कोई आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे अपॉइंट करता है, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई बेस नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पब्लिक स्क्रूटनी नहीं है। तो इस वजह से कोलिजियम सिस्टम को बार बार आप ये कह सकते हो कि चैलेंज किया जाता है। एंड अभी के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जुडिशरी के अंदर एक लैक ऑफ डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। वुमेन, एससी, एसटी, ओबीसी इनके रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। अब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में बिकॉज कई बार आपको टेंशन देखने को मिलती है कुछ जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके, तो फ्रीक्वेंटली डिले देखने को मिलती है, रिकमेंडेशन जो की जाती है जिसकी वजह से वैकेंसी फुलफिल नहीं होती। तो कहते हैं कि भाई इस वजह से वापस से इसे रिकंसिडर करना चाहिए। अब रीथिंक करते हुए यहां पे हमें इंश्योर करना होगा इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के साथ हम किसी एक ऐसे सिस्टम को बिल्ड कर सके जो कि पीपल्स विल को भी रिप्रेजेंट करे एंड मोर ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर सके। अब इसमें ट्रांसपेरेंट कोलिजियम सिस्टम लेके आ सकते हैं जहां पर आप हर चीज को पब्लिश करें, पब्लिक डोमेन में डालें। एक हाइब्रिड अपॉइंटमेंट मॉडल लेके आ सकते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को इसमें लेके आइए। या आप स्टैट्यूटरी बैकिंग के साथ एक प्रोसीजर कोडिफाई कर सकते हैं कि कैसे आप यूनिफॉर्मिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी ला सकते हैं अपॉइंटमेंट के अंदर। इंडिपेंडेंट सेक्रेटरिएट क्रिएट कीजिए जो कि इस तरह के अपॉइंटमेंट से डील करे। आप डाइवर्सिटी इंश्योर कीजिए कि हर सेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिले एंड टाइमली अपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब क्रॉलिंग जो फॉरेक्स है ये क्या होता है? देखो आईएमएफ 6 कैटेगरीज में एक फॉरेक्स को डिटरमाइन करता है किसी भी कंट्री के। या तो फ्री फ्लोटिंग जहां पर गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं, स्टेबलाइज अरेंजमेंट मतलब थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलता है, क्रोली लाइक अगर बात करें तो यहां पर भी थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस ज्यादा होता है आपकी सेंट्रल बैंक का। हार्ड पैक्ड पैक्ड एंड हार्ड पैक्ड एंड मैनेज फ्लोट मतलब ऐसे अरेंजमेंट जहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज्यादा हो। तो कहते हैं पिछले साल मतलब अगर हम इस साल की अभी तक के फाइनेंशियल ईयर की बात करें, रुपये 4% से डिक्लाइन किया है एंड इसके पीछे यूएस डॉलर का स्ट्रांग होना, हायर टैरिफ होना एंड कहीं ना कहीं ग्लोबल ट्रेड का वीक होना एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफडीआई का बाहर निकलना, ये मेजर रीजन थे। बट इसमें जो रुपये में डिक्लाइन है वो उतना नहीं देखने को मिला बिकॉज यहां पे आरबीआई ने टाइमली इंटरवेंशन किए और जिस वजह से यहां पे इसे क्रॉलिंग लाइक के कैटेगरी में डाला गया। तो कहते हैं कि भाई देखो अगर फ्लेक्सिबिलिटी आप देते हैं तो इसमें आपका बेनिफिट रहता है क्योंकि आईएमएफ आपको फ्री फ्लोटिंग और इस कैटेगरी में डाल देता है। तो आर्टिकल 4 जो है आईएमएफ का, इसके अंडर वो अलग अलग इकोनॉमी को कह सकते हो कि रिव्यू करता है एंड यहां पे ये कहा कि भैया इंडिया जो है अपने को पहले फ्लोटिंग कैटेगरी में था, फिर स्टेबलाइज्ड में आया और अब क्रोल लाइक में आ गया है। तो कहते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है? कहते इंडिया ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को किस तरह से डिल्यूट किया। कहते कि भाई देखो सबसे पहली बात, आप
आईएमएफ कहता है कि भाई जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो उसमें आप एक्सटर्नल शॉक को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, आपका फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट नहीं करता है, एंड मोर ओवर आप मार्केट की डेवलपमेंट को इंकरेज करते हो, एंड इससे मैक्रो स्टेबिलिटी आती है। तो इसलिए ये एडवाइस करता है कि भैया आप अपने बफर को रीबिल्ड करो एटलीस्ट 4.4% के आसपास, जैसे आपका अभी डेफिसिट चल रहा है, तो वैसे आपको इसको और रिड्यूस करना चाहिए। मतलब लाइक आपके डेफिसिट अभी 4.8% के करंट फाइनेंशियल ईयर में, इसको 4.4 तक लेके आइए और इसे और रिड्यूस कीजिए, जिससे आपके पास एक बफर क्रिएट हो, एंड इस बफर से आप इस तरह के शॉक से एक्सटर्नली उभर सकते हैं। आपके सेंट्रल बैंक को इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहते हैं कि भाई देखो, यहाँ पे एक्सचेंज रेट जो है आपका परसिस्टेंटली एंड एक गाइडेड एडजस्टमेंट के अंडर एक्ट करता है। ऑल्दो ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, बट यस, आप ये कह सकते हो कि इससे जो कई कंट्रीज हैं उनके थ्रू जो इन्वेस्टमेंट आती है उसके ऊपर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। तो कहते हैं कि भाई इंडियन पॉलिसी प्रेफर करते हैं कि भाई वो बैलेंस स्ट्राइक करे, ना तो हम एक्सेसिव वॉलेटाइल हो, मतलब रुपी बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट ना करे, एंड हम मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंश्योर करते हैं कि बार बार हम बीच में इंटरवीन नहीं करते हैं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा इंटरवीन हम जरूर करते हैं। तो एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करो, जहां पे आप डिटरमाइन करो कि भाई इंडिया की इकोनॉमी के अंदर शॉक को अब्सॉर्ब करने की कैपेबिलिटी आप डेवलप करो। फॉरेक्स रिजर्व को और बेटर करो, जिससे आप इस तरह के शॉक को संभाल सके, एंड फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर फोकस करो, जहां पर डेफिसिट को आप कम करो। मोर ओवर आप फॉरेक्स और बॉन्ड मार्केट को अपनी और ज्यादा बेटर करो, जिससे आप हेज कर सको, प्रोटेक्ट कर सको अपनी इकोनॉमी को एक्सटर्नल शॉक्स के अगेंस्ट। और स्ट्रक्चरल चेंज लेके आओ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करो, लेबर रिफॉर्म लेके आओ, लैंड रिफॉर्म लेके आओ, जिससे आपकी एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आप इस तरह के शॉक से बच पाएंगे। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में। देखिए, रिसेंटली आपको सेवरल जजमेंट्स में ये देखने को मिला कि मेंटल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट दिए, बट ये फ्रेगमेंटेड है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सुखदेव शाह केस में ये कहा था कि भाई राइट टू लाइफ के अंदर एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर मेंटल हेल्थ आती है। अब मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 की जो डेफिनेशन है वो ये कहते हैं कि एक ऐसी स्टेट ऑफ वेलबींग जहां पर इंडिविजुअल अपने पोटेंशियल को अचीव कर सके, वो नॉर्मल एक्ट कर सके, इवन लाइक नॉर्मल स्ट्रेस से कूप कर सके एंड कंट्रीब्यूट कर सके इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिवली। अब कोर्ट जनरली इस ब्रॉड डेफिनेशन के ऊपर रिलाई करती है, बट रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात की जाए तो सुचिता श्रीवास्तव केस में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू प्राइवेसी, डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी है, और इसमें रिप्रोडक्टिव चॉइसेस को भी फीमेल कर सकती है। अब बात की जाए WHO के डाटा के अकॉर्डिंगली 10 से 20% ही प्रेग्नेंट वुमेन जो है, मतलब 10 से 20% जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को फेस करती हैं, एंड बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। अब कई बार मेडिकल जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, इसमें महिलाएं ये कहते हैं कि भाई उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है एंड वो अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना चाहती है। बट कहते हैं कि भाई अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो सोशल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से कई बार इन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या होता है कि जब ये जाती हैं कोर्ट में, तो कोर्ट चेक करता है कि भाई क्या इनको ऐसी मेंटल इंजरी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है इनको। तो उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट इग्नोर करता है सोशल रियलिटी को, कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के कारण खुद से एंजाइटी, फियर, ट्रोमा एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है, ये भी कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस के पार्ट है। और कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है जुडिशियल सिस्टम में कि फीमेल को ये प्रूव करना पड़ता है कि वो मेंटली इस चीज को लेके बहुत स्ट्रेस में है। तो ये उनकी ऑटोनॉमी को कहीं ना कहीं टारगेट करता है, उनके साथ एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है कि भाई शी इज नॉट मेंटली वेल, एंड उनकी आर्टिकल 21 जहां पर प्राइवेसी, लिबर्टी एंड डिग्निटी की बात की जाती है, इसको डायरेक्टली वायलेट करता है। अब कहते हैं कि भाई ये रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है। ऐसी सोसाइटी जहां पर हम इग्नोर करते हैं जो मैरिटल रेप्स हैं, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है, अर्ली मैरिज, कास्ट बेस्ड वायलेंस एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक सपोर्ट, ये सब वो रीजंस हैं जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, एंड इन स्ट्रक्चरल प्रेशर्स के हम कहीं ना कहीं ओवरलुक कर देते हैं। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो एक फीमेल को मेडिकल इवेल्युएशन करवाना पड़ता है, वो डिटरमाइन करता है कि भैया ये जो कारण है ये इतने सफिशिएंट हैं कि उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, यानी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। एंड आप ये मान के चलो कि भाई यहाँ पे एक तरह का ये गेट कीपर के काम करते हैं जो कि ब्लॉक करते हैं फीमेल की ऑटोनॉमी को। तो कहते हैं
19 से लेकर 24 तक हाई कोर्ट ने कई बारी लोगों को ये डिनाई किया है सब्सटेंशियल मेंटल इंजरी नहीं है यहाँ पर इस बेसिस पे कि फीमेल अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते। बट कहा जाता है कि भाई ये जेंडर जस्टिस के खिलाफ है, कहीं ना कहीं फीमेल अपनी रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को एक्सेस नहीं कर पाती है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे मेडिकलाइज कर दिया हमने, जो कि एक अप्रोच राइट बेस होनी चाहिए थी कि एक महिला अगर बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती तो इट्स हर चॉइस। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है मेंटल हेल्थ का, ये फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर इसे हमें ब्रॉड करने की जरूरत है, बट क्योंकि स्टैट्यूटरी जो आपकी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं आउटडेटेड है, इस वजह से प्रॉब्लम है। मोर ओवर जो पेट्रियार्कल नॉर्म्स हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ये भी एक प्रॉब्लम रहती है इस केसेस में। तो कहते हैं कि भाई अब हमें राइट बेस अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए, जहां पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर फीमेल का अपना खुद का राइट हो। मोर ओवर हमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर लैंग्वेजेस का चेंज करना चाहिए, ग्रेव इंजरी को हमें और ज्यादा ब्रॉड करना चाहिए, यहाँ पे जुडिशियल कंसिस्टेंसी को लेके आना चाहिए, जहां पे आप ये इंश्योर करें जो राइट टू यहाँ पर लाइफ की बात की है, जब आप उसमें मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करें एंड प्रेगनेंसी के बारे में भी बात करें, तो इंटर रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनको भी यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। मोर ओवर सोशल डिटर्मिनेंट्स जैसे फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन, सोशल स्टिग्मा एंड बाकी सब चीजों को भी आपको यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए इस तरह के केसेस में। एंड अगर आप स्ट्रेंथन करोगे मेंटल हेल्थ सर्विसेज, तो इस तरह से जैसे काउंसलिंग एंड ऑल, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो काफी कम की जा सकती है। एंड मेडिकल हेल्थ की अगर बात की जाए, क्योंकि गेट कीपर की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेडिकल अथॉरिटीज को आपको यहाँ पे ये इनेबल करना होगा कि वो फीमेल को एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करे। तो पब्लिक अवेयरनेस इसमें आप क्रिएट कीजिए, जो स्टिग्मा इससे अटैच है इसको स्टिग्मा को खत्म करने की हमें जरूरत है। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को हम इंश्योर कर पाएंगे। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी थी। आई होप आपको डिस्कशन आज की अच्छी लगी हो। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।